हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का 5th चैप्टर हम आज से शुरू करेंगे और 5th चैप्टर है हमारा द्रव्य की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो द्रव्य क्या होता है ये आप 6th 7th से पढ़ते आए हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ आयतन होता है और जो स्थान घेरती है वो हमारी क्या कहलाती है, मैटर या द्रव्य कहलाती है। ठीक है, और जनरली आप ये सभी जानते हैं कि मुख्यतः द्रव या पदार्थ जो हमारा होता है वो 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। तो यही कुछ जनरल चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देखिए, द्रव्य अथवा पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस क्या होते हैं ये भी आपको मालूम है। हम कह सकते हैं कि जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये वो परिभाषाएं हैं जो आप 6th 7th 8th 9th से पढ़ते आए हैं। द्रव क्या होता है, जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं होता है। और गैस ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसा द्रव्य है जिसका ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है, यानी ये दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो ये वो अभी जो आपने पढ़ा ये वो परिभाषाएं हैं या ये वो पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ते आए हैं पहले से ही। लेकिन इस चैप्टर में यानी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये जो चैप्टर है, इसमें आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे जो है थोड़ा मिट गया था, यहाँ पे ये है अंतरा। दिस इज अंतरा अणुक बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अंतरा अणुक बल के बारे में पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या अंतरा अणुक बल क्या होते हैं। तो छोटी सी परिभाषा इसकी है, किसी पदार्थ में अणुओं के मध्य स्थित बलों को अंतरा अणुक बल कहा जाता है। कोई भी पदार्थ है, अणुओं से मिलकर बना है और एक अणु नहीं, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है कोई भी पदार्थ। तो उस पदार्थ में अणुओं के मध्य जो स्थित बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक बल या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो हैं, ये मैंने सिर्फ इनकी हेडिंग यहाँ पे लिखी है क्योंकि इतना ब्रीफली है नहीं आपके पास। ये देखिए, द्विध्रुव बल जिसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। ठीक है, अब द्विध्रुव क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये अभी तक जो आपने चैप्टर पढ़े हैं, 1st से लेके 4th तक के जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपने देखा था, डाइपोल मोमेंट के बारे में भी आपको बताया था। तो आपको पता है कि डाइपोल क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आपका आयन द्विध्रुव बल। चौथा है आपका प्रकीर्णन बल और 5वां है आपका हाइड्रोजन आबंध। और अगर मैं बताऊं आपको तो ये इन सब के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा पढ़ चुके हैं, जितना आपके कोर्स में है अभी। ठीक है, इसके बाद जो और हमारी जो टॉपिक्स हैं उसमें इस चैप्टर में मुख्यतः डिस्कस किया गया है गैसों के बारे में। तो यहाँ लिखा भी है गैसीय नियम, जिसको हम कहते हैं गैस लॉ। अब क्या नियम दिए गए हैं गैसेस के लिए, देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में गैस के व्यवहार संबंधी किए गए प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर कुछ नियमों को प्रतिपादित किया गया, जिन्हें क्या कहा गया, गैसीय नियम या गैसेस लॉ कहा गया। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसों के जो गुण होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाई, उनके बारे में अलग अलग परीक्षण किए और उनके माध्यम से जो हमें नियम मिले उन्हीं को क्या कहा गया, गैसीय नियम कहा गया। अब इनमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला नियम दिया बॉयल ने, बॉयल का नियम। ये जितने भी थे साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट के ही नाम पे ये नियम रखे गए। तो बॉयल हमारे जो हैं साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे रखा गया बॉयल का नियम। अब इस नियम ने क्या कहा, देखिए, इस नियम के अनुसार, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपके 11th में भी है और 12th में भी है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी ताप यानी टेम्परेचर अगर फिक्स है,
टेम्परेचर को आप घटा बढ़ा कुछ भी नहीं रहे हैं, तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए ये क्या बताना चाह रहा है, बॉयल के नियम ने हमें बताया कि अगर टेम्परेचर हमारा फिक्स है तो किसी गैस का जो आयतन होता है, आयतन को हम किससे लिखते हैं, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, और इसको किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर फिक्स है तो वॉल्यूम जो होगा, गैसों का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, किसके अपोजिट होगा, दाब के अपोजिट होगा। और दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, और प्रेशर को लिखा जाता है P से, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए बॉयल ने क्या कहा, V यानी आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/P। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपोजिट, उल्टा, ठीक है। तो उल्टा, अगर इसको हम समानांतर नहीं दिखा सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। ये आप देखिए, ये न्यूमरेटर में है, जिसको हम कहते हैं, ये न्यूमरेटर यानी ये अबव द क्या बोलते हैं, हर और अंश आपने पढ़े होंगे, तो ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। यही बॉयल ने कहा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे, V आपका आयतन है, P आपका प्रेशर है, मैंने लिख भी रखा है, P क्या है, दाब है। तो जैसे बॉयल ने कहा कि अगर टेम्परेचर आपका फिक्स है तो B किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है। अब स्टूडेंट्स, जब भी ये निशान जो हटाते हैं हम, प्रोपोर्शन का जो निशान हम हटाते हैं, इसको हमने बराबर ले लिया, तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है, K लिखा है यहाँ पे, K 1/P। अब K क्या है, K एक स्थिरांक है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये समानुपाती का निशान हटता है तो वहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू हमको लेनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे एक स्थिरांक लिया गया है जिसको K से दिखाया गया है, ठीक है। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या हो गया, V बराबर K 1/P, ठीक है। अब इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। दूसरे उसमें आप क्या लिख सकते हैं, अब ये अभी यहाँ किस में है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो गुणा के रूप में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, P गुणा गे V। जब PV लिखा है इसका मतलब बीच में गुणा का निशान है, बराबर K, ठीक है। तो ये बॉयल ने नियम दिया। तो बॉयल ने जो नियम दिया उसके अनुसार क्या था कि गैसों के जो गैसेस होती हैं, अगर उनमें हम ताप को फिक्स कर दें, टेम्परेचर को फिक्स कर दें, तो उनका जो आयतन होता है, गैसों का जो आयतन होता है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, V बराबर हो जाएगा K 1/P, या हम इसको लिख सकते हैं PV बराबर K। ये आपका स्टूडेंट्स था बॉयल का नियम। अच्छा, अब नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा चार्ल्स का नियम। अब जैसे बॉयल हमारे साइंटिस्ट थे, वैसे ही चार्ल्स साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे एक नियम दिया गया, चार्ल्स का नियम। इसने क्या कहा, देखिए इस नियम ने कहा कि स्थिर दाब पर, पहले वाले केस में ताप स्थिर था, टेम्परेचर स्थिर था, लेकिन अभी क्या स्थिर कर दिया गया, दाब यानी प्रेशर। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। तो चार्ल्स ने कहा कि अगर P फिक्स है, P कैसा है, फिक्स, तो V यानी आयतन किसके समानुपाती होगा, ताप के समानुपाती होगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप जो है यहाँ पे समानुपाती का निशान हटा के बराबर का लगाएंगे तो कुछ आपको स्थिरांक लगाना पड़ेगा, और वही हमने K लगाया, लिखा है यहाँ पे K क्या है, स्थिरांक है। तो ऐसे में हम क्या दिखा देंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, K गुणा गे T, और V/T बराबर, देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे गुणा के रूप में है ना, K गुणा गे T। तो अगर आप इसको बाईं तरफ लाएंगे तो ये भाग के रूप में यानी डिवाइड के रूप में आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू
के। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमारी ये भी आ गई। लेकिन चार्ल्स का जो नियम था वो नियम क्या था? चार्ल्स ने कहा कि अगर आप दाब को फिक्स रख दें, आप दाब ना घटाएं ना बढ़ाएं, तो जो गैसों का आयतन है, ये बात सिर्फ गैसों के लिए हो रही है, तो गैसों का जो आयतन है वो किसके समानुपाती होगा? परम ताप के समानुपाती होगा, टेम्परेचर के समानुपाती होगा। और वहीं पे ये आगे जो है इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है कि अगर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हमको के स्थिरांक लगाना पड़ेगा, तो v बराबर के टी हो जाएगा। और अगर आप t को इधर ले आएंगे, क्योंकि के तो फिक्स है, तो v अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। ये आपका कौन सा था? चार्ल्स का नियम था। अब देखिए तीसरा नियम दिया गैलुसेक ने। गैलुसेक भी हमारे साइंटिस्ट थे, और अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्थिर आयतन पर, अब देखिए पहले ताप को स्थिर किया गया, फिर दाब को स्थिर किया गया, और यहाँ पे क्या स्थिर कर दिया गया? आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को फिक्स कर दिया गया। अब उन्होंने कहा कि स्थिर आयतन पर, यानी अगर वॉल्यूम हमारा फिक्स है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, तो गैस की निश्चित मात्रा का दाब यानी प्रेशर किसके समानुपाती होगा? ताप के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हमारी आ गई। देखिए कौन कौन सी चीज़ें आई? अगर T आपका फिक्स है तो V किसके व्युत्क्रमानुपाती है? P के। क्लियर हो गया? जो हमें बॉयल ने नियम दिया। ठीक है। दूसरा क्या था कि अगर हमारा जो है अभी हमने क्या कहा कि अगर दाब निश्चित है, दाब हमने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, तो आयतन किसके समानुपाती होगा? ताप के समानुपाती। और तीसरा जो गैलुसेक का नियम था उसमें है कि अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दिया गया है, वॉल्यूम निश्चित है, तो हमारा जो प्रेशर है, जो दाब है, वो किसके समानुपाती होगा? ताप के समानुपाती होगा, ऐसा गैलुसेक ने कहा। तो वहीं जो हमने सब में किया है वही यहाँ पे किया है। समानुपाती का निशान हटा दीजिए, बराबर लगा के यहाँ के आ जाएगा। के एक स्थिरांक है, तो वैसे ही P अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ये तो इसको सॉल्व किया गया है, मूल नियम यही है, P समानुपाती T। ठीक है, आगे क्या हुआ है? अब आगे की तरफ देखिए आप लोग। अब एक नियम और आया, एवोगैड्रो का नियम। ये सारे नियम स्टूडेंट्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको याद रखने हैं। अब एवोगैड्रो ने क्या नियम दिया? देखिए एवोगैड्रो ने नियम दिया समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर। अब ताप भी समान है और दाब भी समान है, ठीक है, यानी फिक्स है। सभी गैसों के समान आयतनों में, आयतन यानी V में अणुओं की संख्या समान होगी। अब क्या कहा गया? एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर T और P समान हैं तो V जो आयतन है हमारा, तो वो कह रहा है कि अगर हमने बराबर आयतन लिया है सभी गैसों का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, अगर टेम्परेचर और प्रेशर समान है और हमने अलग अलग गैसों का समान आयतन लिया है, तो उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी, ऐसा एवोगैड्रो ने कहा। इम्पॉर्टेंट। अब देखिए क्या कह रहा है ये STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड जब हम एक फिक्स हम ले लें, मानक जिसे हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लिया गया है? 273 केल्विन, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और प्रेशर कितना लिया गया है? 760 mm हमारा जो है स्टैंडर्ड प्रेशर माना गया है। तो इस कंडीशन पे, यानी जब टेम्परेचर और प्रेशर इतना होता है, तो उस समय सभी गैसों के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या किसके बराबर दी गई है? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कभी आपके जीके के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अभी एवोगैड्रो के नियम ने आपको क्या बताया? एवोगैड्रो के नियम ने बताया कि जब टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या है? समान है, तो समान वॉल्यूम की आप, समान आयतन की आप जितनी भी गैसें लेंगे उनमें अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है।
अब ये कंडीशन कब अप्लाइड है? जब हमारा टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन और प्रेशर अगर हमारा होगा 760 mm, तो उस समय जो 22.4 लीटर गैसें जो होगी, ठीक है, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर पे 22.4 लीटर जो गैसें, हमने कहा ना समान आयतन, अब आयतन इतना है हमारा, तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। और इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको क्या कहा गया है? एवोगाड्रो संख्या। इसी एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे इस संख्या को क्या कहा गया? एवोगाड्रो संख्या कहा गया। इसका मतलब है कि 22.4 लीटर जो गैस होती है उसमें अणुओं की संख्या फिक्स होती है। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखिए 4 नियम हमने पढ़ लिए। यहाँ पे हमने 4 नियम कौन सा पढ़ा? बॉयल का नियम पढ़ा, चार्ल्स का नियम पढ़ा, उसके बाद हमने किसका नियम पढ़ा? बॉयल का नियम पढ़ा, चार्ल्स का नियम पढ़ा और गैलुसेक का नियम पढ़ा और एवोगाड्रो का नियम हमने पढ़ा यहाँ पे। अब देखिए इन सब को मिला के क्या निकाला गया? आदर्श गैस समीकरण निकाली गई। स्टूडेंट्स, इनको मिला के क्या निकाली गई? आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है ये देखिए आप। बॉयल, चार्ल्स तथा एवोगाड्रो के नियम को आपस में जोड़कर एक महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त की जा सकती है, जिसे क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। अब देखिए आपने अभी पढ़ा, बॉयल के नियम के अनुसार क्या है? V समानुपाती 1/P, ठीक है, यानी आयतन किसके व्युत समानुपाती का निशान लगाया, बटे में P है, तो इसको हम कहते हैं व्युत क्रमानुपाती। आयतन किसके व्युत क्रमानुपाती है? प्रेशर के। चार्ल्स के नियम के अनुसार आपने पढ़ा कि आयतन किसके समानुपाती है? टेम्परेचर के। और एवोगाड्रो के नियम के अनुसार आपने पढ़ा कि ये वॉल्यूम आयतन किसके समानुपाती है? अणुओं की संख्या के। n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, अणुओं की, मॉलिक्यूल्स कहिए या मोल्स कहिए, तो अणुओं की संख्या के। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी आप जोड़िए, तो बाईं तरफ आप देखेंगे V है, ठीक है, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/P T इंटू N, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप अगर, तो ये क्या हो जाएगा? P इधर आ गया, तो PV समानुपाती क्या हो जाएगा? N गुणा गए T, सही है। अब समानुपाती का निशान मैंने कहा अगर आप हटाएंगे तो आपको कोई वैल्यू वहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो PV बराबर क्या हो जाएगा? N तो है ही यहाँ पे मौजूद ना, T भी मौजूद है, बीच में एक और चीज़ आ गई R, ये एक स्थिरांक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको कितनी बार बता दूं कि ये जो समानुपाती का निशान होता है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू में, बराबर में, तो आपको कोई फिक्स वैल्यू लगानी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे R लगा दी और पहले क्या लगाई थी? K लगाई थी, है ना, वही है। ये स्थिरांक होते हैं जिनका मान फिक्स होता है। तो यहाँ पे PV बराबर क्या हो गया? N तो पहले से ही था, T भी था, N मतलब अणुओं की संख्या, T यानी ताप, और अब यहाँ पे R भी आ गया, तो इसको इक्वेशन क्या हो गई? PV बराबर nRT। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और क्या लिखा है यहाँ? R एक स्थिरांक है, इसको क्या कहते हैं? गैस स्थिरांक। R को क्या कहते हैं? गैस स्थिरांक। ये एक स्थिरांक है और इस समीकरण को कहा जाता है, यानी ये PV बराबर nRT जो समीकरण है, इसको कहा जाता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें आप देख लीजिए, P आपका है दाब, P मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स, अणुओं की संख्या, R यानी गैस स्थिरांक और T यानी टेम्परेचर। ये इतनी बातें हमें यहाँ से क्लियर हो गई। अब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आता है। पहले वाला मैंने आपको बता दिया, उसको हम कहते हैं आंशिक गैस, पहले वाले को क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण। अब यहाँ पे एक दूसरा नियम है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या है? ठीक है,
देखिए स्थिर ताप पर, टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, किसी निश्चित आयतन वाले पात्र में, यानी हमने एक आयतन का किसी पात्र को लिया जिसका आयतन निश्चित है, में रखे गैस के मिश्रण का कुल दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। देखिए डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा कि अगर ताप हमारा निश्चित है तो, और हमने जो पात्र लिया है जिसमें हमने गैसों का मिश्रण रखा है, गैसों का मिश्रण रखा है, तो अगर उसका आयतन भी फिक्स है, उसका आयतन भी निश्चित है, तो जो मिश्रण, गैस के मिश्रण का जो कुल दाब होगा वो किसके दाब के बराबर होगा, घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। घटक गैसें यानी जिन जिन गैसों का वह मिश्रण बना है उन सब के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगी। सपोज करिए, जैसे मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि यहाँ पे सपोज करिए कोई गैस है, यानी PNH3 है, PNH3 यानी NH3 का दाब, NH3 का जो कुल दाब होगा वो किस किस के बराबर होगा, वो N के पार्शियल दाब और हाइड्रोजन के भी पार्शियल दाब के बराबर होगा, आंशिक दाब के बराबर होगा, इन दोनों के आंशिक दाब के बराबर होगा। यही हमको किसने बताया, डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने बताया कि अगर आपका ताप निश्चित है और आपने जो बर्तन लिया है जिसमें आपने गैसों का मिश्रण रखा है वो भी निश्चित है, तो जो मिश्रण, जो गैसों के मिश्रण का कुल दाब होगा वो किसके बराबर होगा, उन सब गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा जिन जिन से वो मिश्रण बना हुआ है। देखिए यदि किसी ताप T पर, ताप T है V आयतन वाले पात्र में, और वॉल्यूम जिस पात्र को हमने लिया है उसका आयतन कितना है, V है, में परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के आंशिक दाब P1 P2 P3 लिए हैं हमने, यानी जो गैसें हैं, अलग अलग गैसों का मिश्रण लिया है, उनका आंशिक दाब कितना है, P1 P2 और P3 है। तो इस मिश्रण का कुल दाब P होगा, ठीक है, और P किसके बराबर होगा, P होगा P1 के बराबर प्लस P2 के बराबर और P3 के बराबर। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या रख दी गई है कि वो जो गैसें हैं वो आपस में मिश्रित नहीं हो रही होंगी। वो मिश्रण तो है लेकिन किस तरह का मिश्रण है, जिसमें कि गैसों को आसानी से अलग किया जा सकता है। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या था कि अगर ताप निश्चित है और आयतन भी हमको ज्ञात है, हमें उस आयतन का पता है जिस पे हमने गैसें ली हैं और गैसों का मिश्रण लिया है, तो ऐसी अवस्था में वो जो गैसों का मिश्रण है वो जितना दाब लगाएगा किसके बराबर होगा, अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर वो होगा। ये स्टूडेंट्स आपका था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है हमारा आदर्श और वास्तविक, आदर्श तथा वास्तविक गैसें, आइडियल एंड रियल गैसें। देखिए क्या है, वे गैसें जो सभी ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियम यानी इस समीकरण का पालन करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आदर्श गैस कहा जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था आदर्श गैस समीकरण, और आदर्श गैस समीकरण क्या है हमारी, PV बराबर nRT। तो ऐसी गैसें जो इस नियम का पालन करती हैं, यानी जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, उनको कहा जाता है आदर्श गैसें, ठीक है। तो सामान्यतः, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे कि सामान्यतः आदर्श गैस कही जाने वाली गैस कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ऐसी गैसें बहुत कम होती हैं जो इसका पालन, यानी जो इस इक्वेशन का, जो इस समीकरण का पालन करती हैं। इसीलिए ये तो आदर्श कही गई हैं, और आदर्श चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, इसलिए लिखा गया है कि ये क्या है, काल्पनिक है। अच्छा, इनके अलावा जो गैसें होती हैं, यानी वे गैस जो सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों
तथा पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं कर पाती हैं, उन्हें हम कैसे कहते हैं? वास्तविक गैस या अनादर्श गैस कहा जाता है। और ऐसी गैसें जो इस नियम का पालन यानी इस इक्वेशन का, इस समीकरण का पालन नहीं करती हैं, पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करती हैं, उनको हम कहते हैं वास्तविक गैसें या फिर अनादर्श गैसें। और लगभग अभी तक हम जितनी गैसों को भी जानते हैं वो आपकी अनादर्श या फिर वास्तविक गैसें ही होती हैं। जैसे H2, N2, O2, CO2, ये सब कैसी होती हैं? आदर्श गैसें होती हैं। आप स्टूडेंट्स ये बात याद वास्तविक गैसें होती हैं, सॉरी, ये आपने अभी पढ़ा है आइडियल एंड रियल गैसें। तो मैं बता दूं, आइडियल गैसें जो होती हैं, आदर्श गैसें जो होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। और अभी तक जितनी भी गैसें हैं वो आपकी वास्तविक और रियल गैसें हैं। आदर्श गैसों को किसी मिश्रण द्वारा तैयार किया जा सकता है, लेकिन स्वयं वो नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ पे भी लिखा है कि आदर्श गैसें जिनके लिए हमने समीकरण निकाला था पीवी बराबर एनआरटी, ऐसी बहुत कम होती हैं या काल्पनिक होती हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, और ये जितने भी गैसीय नियम मैंने आपको बताए, इनको आप बहुत अच्छे से लिखेंगे भी और इनको आप याद भी करेंगे।